वो तो इस बात को समझते हैं, 99% लोग तो ये बात समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ में वो डिफरेंस समझते हैं। बिल्कुल। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम, उससे हम इम्प्रूव होते हैं जब आप हमारी नोटिस में लाएंगे। आप जैसे अच्छे चैनल्स जिनकी लोगों में एक साख है, जो कम्युनिटी जिसको देखती है, तो जब आप कोई ऐसी डेवलपमेंट्स हमारी नोटिस में लाते हैं जहां इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो तो हमेशा इट्स ऑलवेज वेलकम। राइट। जो कम्युनिटी, मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से भी कि जिनको भगवान ने अच्छा दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। वो कम से कम, अगर किसी स्टेज पे उनको क्वार्टर की ज़रूरत थी, वो रह रहे थे, लेकिन अब भगवान ने उनको अच्छा दिया है, जम्मू में रहते हैं या जम्मू से बाहर रहते हैं, एटलीस्ट अपने कम्युनिटी के किसी के लिए वो छोड़ दें, हम उसको दे देंगे। और ये पहली बार हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म में चीफ सेक्रेटरी साहब के हाथों वहाँ पर हमने सभी को वहाँ पे अलॉटमेंट ऑर्डर्स दिए। बिल्कुल। आप देख रहे हैं वितस्ता हेराल्ड और मैं हूं रोहित भट्ट। आप सब जानते ही हैं कि हमारे डॉक्टर अरविंद कारवानी जी, जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी कई स्टोरीज हमने की हैं इनके ऊपर कि ये किसे कितनी लगन से, शिद्दत से ए और इनकी पूरी टीम जो कार्य कर रही है, उसके बारे में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। आज फिर से एक बार बहुत महीनों बाद आप तक एक स्टोरी लेके आ रहे हैं कि आप डेवलपमेंट्स कहां तक पहुंची हैं। कुछ जनता के सवाल भी लेके आए हैं और कुछ डेवलपमेंट जो हुई हैं उनके बारे में भी। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार आपके सभी देखने वालों को। जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जब एक मुहिम चली थी नफसा फॉर्म के अगेंस्ट, तो तब हमने भी वो एक मिशन की तरह लिया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि नफसा फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों ने भरा भी। लेकिन अब उसमें एक समस्या ये आ रही है कि स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश किसी का दिखा रहा है, किसी का कुछ दिखा रहा है। थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। अब उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कितना बेनिफिट रहेगा ये आने वाले टाइम में? देखिए, जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, जी। पिछले 1.5 साल से इस पर काम हो रहा है, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो सरकार का जो मकसद था, जो एक माइग्रेंट कम्युनिटी जो 35 साल से कहीं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसका ये कारण था कि जब 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया और जम्मू कश्मीर में भी जो फूड सिक्योरिटी रूल्स 21 के आ गए, तो माइग्रेंट्स वंचित रह गए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बेनिफिट से, क्योंकि राशन कार्ड जो थे वही 1990 के जो नॉन डिजिटाइज्ड कार्ड्स थे और नेशनल डेटाबेस पर नहीं थे, जिसकी वजह से आयुष्मान भारत स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी। और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स चलाते हैं, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो डिफरेंट पेंशन्स देता है या जो स्कॉलरशिप्स होते हैं, उसमें डिफ़िकल्टी आ रही थी। जी। इसमें रिप्रेजेंटेशंस कई आई गवर्नमेंट के पास। जब ये देखा गया कि इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यही थी कि जो ये नॉन डिजिटाइज्ड कार्ड्स थे, ट्रेडिशनल वही जो चंदी जिसको बोलते थे 90 में, वही था और नेशनल डेटाबेस पर नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और 2024 में जो एक अमेंडमेंट्स लाई गई फूड सिक्योरिटी रूल्स जम्मू कश्मीर के, और जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑर्डर है 2023 का, उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई इस मकसद से कि माइग्रेंट्स जो है, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट है चाहे जम्मू माइग्रेंट्स, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट मिले, जिससे वंचित थे 35 साल से। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ है। अब इसमें गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंटली, आपने कहा कि शुरू में, ठीक है, शुरू में कुछ लोगों को ज़रूर डाउट था। कई लोग मेरे पास आए कि इसमें क्या हमारा माइग्रेंट स्टेटस तो नहीं इफेक्ट होगा, या इसके बाद हमारा राशन का स्केल कम नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने कई नोटिफिकेशन, एक नहीं, मुझे लगता है कि 20-25 नोटिफिकेशन हमने निकाले। हमने इसमें जो कम्युनिटी रेडियो के ज़रिए, बिल्कुल, दूरदर्शन पे टाइम टू टाइम कहा कि नहीं, इसमें माइग्रेंट स्टेटस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और राशन जो रिलीफ होल्डर फैमिली लेती है वो राशन का स्केल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो एक्चुअल इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, जब ये सारे नोटिफिकेशंस और गवर्नमेंट ऑर्डर्स के ज़रिए जब ये क्लियर किया गया, तो उसके बाद अगस्त पिछले साल अगस्त 25 में फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का जो नेशनल पोर्टल, नया पोर्टल आया, तो उस पर ये इंटीग्रेशन प्रोसेस शुरू हो गई है।
तब से ग्रेजुअली जो प्रोसेस है, जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उन फॉर्म्स पर काम शुरू हो गया। इसमें जो कमेटी बनी है, और ये कमेटी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स भी इसमें हेडेड बाय रिलीफ कमिश्नर, और इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, बिल्कुल, फूड सिविल सप्लाईज के। यहाँ पर ये मैं कहूँगा कि डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन से ये काम चल रहा है। तो वो सिलसिला शुरू हो गया। जी जी। अब इसमें जैसे आपने कहा कि कोई स्टेट की वेरिएशन वगैरह, वो टेक्निकल ग्लिच, क्योंकि नया पोर्टल है, इस पे काम हो रहा है, तो कहीं कहीं जो टेक्निकल ग्लिच आए हैं, जो हमारी नोटिस में आए हैं, इनको भी हमने टेकअप किया गवर्नमेंट के साथ। और ये एनआईसी, हमें उम्मीद है कि जो ये दिल्ली से मॉनिटर होता है, तो इसमें जल्दी ये दिक्कतें जो EKYC करने में कहीं कहीं डिफिकल्टी आ रही है, उसको भी दूर किया जाएगा। मकसद यही है कि सभी को बेनिफिट मिले, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग ये समझ गए हैं कि इसका जो फ़ायदा है, हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा एज़ पर द एलिजिबिलिटी, और उसके अलावा जो राशन स्केल वगैरह है वो रूटीन में हमें मिलता रहेगा। जी। अभी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी नहीं भरा ये फॉर्म, क्या उनके लिए सुविधा है कि वो अभी भी ऑनलाइन जाके ये भर सकते हैं या ऑफलाइन? बिल्कुल, उनसे तो मैं ये अपील करूँगा कि जल्द से जल्द अपना फॉर्म ऑफलाइन भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक हमारे वेबसाइट पर भी है, हमने कई नोटिफिकेशंस दिए हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस में हमारा वो लिंक है। जल्द से जल्द भरें ताकि जो नेक्स्ट जो राशन बेनिफिट्स वगैरह उनको मिलते रहे। और ये मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो रिलीफ के अलावा जो नॉन रिलीफ फैमिलीज, जो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, पेंशनर्स है, या ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम कर रहे हैं, उनको भी मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ राशन के लिए हम नहीं कर रहे हैं। राशन की कैटेगराइजेशन तो वो अलग चीज़ है, राशन कार्ड्स, लेकिन इससे जैसे आयुष्मान भारत स्कीम में आपको बेनिफिट हो जाएगा, नेशनल डेटाबेस से डेटा अपने आप फैच हो जाएगा आयुष्मान के, उससे जो अभी तक डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी माइग्रेंट्स बेनिफिशरीज़ को, वो डिफ़िकल्टीज़ दूर हो जाएंगी। और सरकार का कल को कोई ऐसी स्कीम आ जाए, आप उससे वंचित न रहे उन बेनिफिट से, उसमें आप डेफिनेटली कर लीजिए, जल्द से जल्द कर लीजिए इसको। जी बिल्कुल, आप इससे वंचित न रहें, तो इसलिए ये कार्य हो रहा है और आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। प्रॉपर्टी एनक्लोजमेंट को लेके भी बहुत बारी ऐसी बातें आई कि वेबसाइट प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी भी आई, और प्रॉपर्टी एनक्लोजमेंट के लिए पूरा समाज में एक खलबली सी है, टेंशन, स्ट्रेस है कि वो कैसे होगा, उसके बारे में क्या डिपार्टमेंट काम करे? जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो फैमिलीज डिस्प्लेस हुई कश्मीर से, 97 में एक एक्ट आ गया। उस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं, और उस एक्ट के बाद 2021 में एक पोर्टल बना, ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें ये फैसिलिटी दी गई माइग्रेंट को कि वो रजिस्टर कर सकता अपनी कंप्लेंट्स। अब हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स ऑफलाइन मोड में भी आती थी, ऑनलाइन इस पर भी आती थी, बल्कि आज की डेट में भी 10,000 से ज़्यादा कंप्लेंट जो है ऑनलाइन पोर्टल में। इस पर हमने पिछले साल से इस पर काम किया, और रिसेंटली हमने एक फैसिलिटी इसमें ऐड की है। बहुत सारे मेरे पास शिकायतें आती थी कि जब हम कोई कंप्लेंट रेज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो कंप्लेंट रेज़ होती है वो डायरेक्ट जो जहाँ के डिप्टी कमिश्नर है जिस डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास चली जाती है। वो आगे अपने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को नीचे भेजते हैं, वहाँ से रिपोर्ट लेते हैं, फिर उस रिपोर्ट के बिना पे अपनी एग्जामिनेशन के बाद डीसी जो है रिलीफ कमिश्नर को भेजते हैं क्लोजर के लिए। बहुत सारे माइग्रेंट्स की ये शिकायत थी कि जब फाइनल क्लोजर होता तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जो वहाँ पर ग्राउंड पे सिचुएशन है। इसके लिए हमने रिसेंटली एक प्रावधान उसमें ऐड किया है। अब बिफोर क्लोजर जब कंसर्न डीसी रिलीफ कमिश्नर को भेजेंगे, उससे पहले माइग्रेंट को एक SMS चला जाएगा। ओके, ठीक है, उनको पूरा मौका दिया जाएगा, वो एक हफ्ते की वो विंडो रहेगी वहाँ पे कि वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है उस कंप्लेंट से, तो वो उस पर अपने रिमार्क्स डाल सकते हैं। ये फीचर ऐड किया। और दूसरा, रिसेंटली इसमें कमिटी बनी 15 जनवरी को, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि होम सेक्रेटरी साहब हेडेड कमिटी है, जिसमें रिलीफ रिहैबिलिटेशन कमिश्नर जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, डिविजनल कमिश्नर, IGP और सभी DC और SSP उस कमेटी के मेंबर्स हैं। वो जो कंप्लेंट्स है, उन कंप्लेंट्स की एक ओवरसाइट स्टीयरिंग कमेटी है। वो देखेगी कि कंप्लेंट्स का प्रॉपरली डिस्पोजल हो रहा है,
अपने सुझाव दे देगी। जी बिल्कुल। अगर कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस के ज़रिए तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो रही है, तो इन सारी इसका जी। जायज़ा लेगी। और रिसेंटली हमने इस पर एक मीटिंग भी की है जिसमें हाँ। बहुत सारे सुझाव आए मेंबर्स से, और हम इसमें रैंडमली कुछ कंप्लेंट्स को भी देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो कंप्लेंट्स हैं उनका क्वालिटी डिस्पोजल सभी कंप्लेंट्स जी। को माइग्रेंट की सेटिस्फेक्शन के हिसाब जी, से। मैं दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि रिलीफ डिपार्टमेंट दिन रात कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। उसकी एग्जांपल एक रिसेंटली एक जगती में एक वाटर का डिस्प्यूट हुआ था। वाटर के कंडीशन से, पानी के सप्लाई से जो लोग कुछ बीमार भी हुए थे। उसके बाद बहुत आक्रोश भी हुआ, लेकिन उसके साथ-साथ सर सबने आपका वेलकम भी किया। वो हमने देखा सोशल मीडिया पे, सब लोग खुश थे। आपने जिस तरीके से रातों-रात वो सारे कार्य किए। ये पानी का जो इश्यू है, ये क्या रेज़ हुआ और इसका जो समाधान आपने निकाला और आज लोग खुश हैं इस चीज़ से, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे दर्शक। पानी का जो इश्यू है जगती में, पर्टिकुलरली गर्मियों में पानी की एक दिक्कत रहती थी, क्योंकि जब भी बरसात में ये बारिशें होती है तो वहाँ जो वाटर सोर्स है वो तवी के साथ है, तो वो डिस्टर्ब होके तो हर वक्त गर्मियों में ये दिक्कत रहती थी। इसमें हमने पिछले 1 साल में इस पे काम किया और अब जगती में 5 बोरवेल पर काम चल रहा है फाइनल लिस्ट में। कमिश्निंग स्टेज पे है। 1 महीने के अंदर वो जो है 5 बोरवेल वहाँ पे हुए और पूरा एरिया मतलब प्रॉपर्ली सर्वे करने के बाद हमने देखा कितने रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, उस हिसाब से बोरवेल्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है। और इस समर में ये दिक्कत नहीं आएगी पानी की। इससे पहले हमने नगरोटा में भी 2 बोरवेल्स का किया जी। उससे पहले पुरखू में भी ये इशू रिजॉल्व कर दिया गया। जो आपने समस्या का पॉइंट आउट किया, कुछ केसेस आए जो हमारी नोटिस में आए। यहाँ जगती हॉस्पिटल में जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कुछ केसेस आए, उसमें फ़ौरन हमने जल शक्ति डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया। और मैं ये कहूँगा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के हैं कापड़ा साहब, उन्होंने पर्सनली इसको मॉनिटर किया। और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी हम कांस्टेंट टच में थे, दोनों डिपार्टमेंट्स के साथ, जल शक्ति के साथ और हेल्थ के साथ भी। दोनों डिपार्टमेंट्स ने इंडिपेंडेंटली भी सैंपल्स लिए, राइट। और सोर्स में जो दोनों रिपोर्ट्स मेरे पास है, सोर्स में कोई कंटेमिनेशन नहीं थी। ओके। लेकिन कुछ जो केसेस जो बीमार हुए वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो इंडिविजुअल सोर्स जो टैंक्स, वाटर टैंक है, वहाँ पे कहीं कहीं ये लगा कि वो बीमारी का सोर्स हो सकता है। तो उसमें तो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि जो आपके इंडिविजुअल वाटर टैंक्स है, राइट, जो घर में पानी की सप्लाई है, उसको थोड़ा साफ सफाई रखें और एज ए प्रिकॉशन पर्टिकुलरली बरसात में पानी उबाल के पीना चाहिए। ठीक ठीक जी। अब डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट इशू जो हुआ था क्वार्टर्स की रेनोवेशन के लिए, उसमें 86 करोड़ का भी बजट आया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे महीने हो चुके हैं, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। तो बहुत सारे कुछ वीडियोस हमारे पास भी आए, पुरखुद से वीडियोस आए, जगती से वीडियोस आए, इवन वहाँ पे अभी भी लोग बोल रहे हैं रेनोवेशन को लेके। उसका कार्य कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि अभी भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। 2009-10 में जब ये क्वार्टर बने, उससे लेके आज तक, अब 2026 हुआ जी, मेजर रिपेयर रिनोवेशन तो नहीं हुआ। नहीं। हमने इसमें एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाया। अप्रैल 2025 से इस पे काम हुआ और सभी क्वार्टर्स, ये नहीं कि सिर्फ जगती या किसी दूसरे कैंप का, सभी कैंप्स का हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया। 86 CR का वो बनाया, जिसमें न सिर्फ लगभग ये जो 5000 क्वार्टर्स हैं जम्मू में, उसके साथ साथ जो कम्युनिटी हॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सभी की रिपेयर रिनोवेशन का एक डिटेल्ड DPR बना जी। अब ये है कि इन चीज़ों में टाइम लगता है। 5000 क्वार्टर्स का सर्वे करना, उसमें कम्युनिटी हॉल्स का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, फिर उसका प्रोसेस करना, फिर ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये फिर गवर्नमेंट को दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको क्लियर किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमारे इसको भेजा, और वहाँ से उसके बाद अब डायरेक्शन चली गई है PWD डिपार्टमेंट को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स 26-27 का, जो अप्रैल 26 से
फाइनेंशियल ईयर अपने बजट में वो रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके। और ये मैं कहूँगा कि ये हाईएस्ट फोरम पर भी इसके बारे में जब अभी चीफ सेक्रेटरी साहब का विजिट था जगती में 13 दिसंबर को, तो उन्होंने भी वहाँ पे ये चीज़ कही कि इसको पीडब्ल्यूडी को हिदायत दी गई। तो लोगों को मैं ये कहूँगा कि जो मेजर रिपेयर इनोवेशन का है वो आगे डेफिनेटली होगा। बाकी जो इमीडिएट रिपेयर्स का है जी जी, वो तो चल वो तो साथ साथ चल रहा है, लेकिन अब उसमें इतने फंड्स नहीं होते कि हम इकट्ठे इतने सारे क्वार्टर्स को उठाएं। प्रायोरिटी फिक्स हम करें। और तो इसमें जी जी, हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा जी कि हमने वहाँ पर जो कैंप कमांडेंट है और जो हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, जैसे जगती में हमारे डीसी वीकली मीटिंग्स लेते हैं या बाकी कैंप्स में एसीआर लेते हैं, तो उनको हमने कहा कि वहाँ पर प्रायोरिटी फिक्स कर लें, क्योंकि ये अगर मेरे पास 100 एप्लीकेशंस आई है, 100 का 100 एट ए टाइम तो काम नहीं हो पाएगा। जी जी बिल्कुल, सभी की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन अब जो जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से उसको टेकअप कर ले, जब तक कि मेजर रिपेयर इनोवेशन नहीं होता। बिल्कुल। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक सच्चाई है जो शायद आप लोगों को कुछ लोग आपको गुमराह करते हैं इस चीज़ को लेके। ये जो 86 सीआर जो आया हुआ है वो इस डिपार्टमेंट के पास नहीं है, वो सैंक्शन होके पीडब्ल्यूडी के पास थ्रू जाएगा। देखिए कि पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, राइट। पहले तो मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से भी लोगों को कि जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जो कहना होता है, हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू कहते हैं जी, ठीक है। जैसे हमें कोई क्लैरिफिकेशन करनी है, लोगों को कोई अवेयरनेस देनी है, तो हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है जी, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, हम उनके थ्रू नोटिस देते हैं और रिप्यूटेड चैनल से हम बात करते हैं। राइट राइट। ऐसे मैं लोगों को कहूँगा कि अफवाह फैलाने वालों पर नहीं ये कर लें। उसका पैरामीटर आप ये रख सकते हैं कि जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे अभी हमने दिसंबर में जी हमने 125 बेनिफिशरीज को वहाँ पे पेंशन दिया। बिल्कुल 125 लेडीज थी, उनको ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, कुछ को डिसेबिलिटी पेंशन दिया। उसके बाद भी 200 से ज़्यादा और बेनिफिशरीज को हमने दिया। लेकिन जो गुमराह करने वाले लोग होते हैं वो न्यूज़ नहीं बिल्कुल वो आपको नेगेटिव ही दिखाएंगे। इवन आपने शॉप्स थी ये बिल्कुल ये एक एजुकेटेड कम्युनिटी है और मैं समझता हूँ कि एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी अंडरस्टैंड करती है और इसमें मेजॉरिटी जो मैं कहूँगा वो तो इस बात को समझते हैं। 99% लोग तो ये बात समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ में वो डिफरेंस समझते हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम, उससे हम इम्प्रूव होते हैं। जब आप हमारी नोटिस में लाएंगे, आप जैसे अच्छे चैनल्स जिनकी लोगों में एक साख है, जो कम्युनिटी जिसको देखती है, तो जब आप कोई ऐसी डेवलपमेंट्स हमारी नोटिस में लाते हैं जहां इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो तो हमेशा इट्स ऑलवेज वेलकम। राइट राइट। सर शिवरात्रि आने वाली है, बस बहुत जल्द शिवरात्रि 14 तारीख से 14-15 तारीख है, और हर साल एक तैयारी जो आपके थ्रू होती है और सबको इंतज़ार रहता है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों में सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इसके बारे में क्या? शिवरात्रि जैसे आपने कहा कश्मीरी पंडित्स का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। बिल्कुल। और ये फेस्टिवल कोई एक दिन का भी फेस्टिवल नहीं है, लगभग 3 हफ्ते का फेस्टिवल। बिल्कुल। फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी से लेके फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तक ये फेस्टिवल चलता है। और मेन जो फेस्टिवल इस बार 14 और 15 को जो मेन पूजा रहेगी। इनफैक्ट इसमें ऑलरेडी मैंने एक मीटिंग ली है सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, और सभी डिपार्टमेंट्स को अपना अपना रोल बताया गया। और इसमें कुछ लोग जो मेरे पास आए थे, जो वहाँ पे इनके इलेक्टेड जो माइग्रेंट्स के जो इलेक्टेड बॉडीज़ बनाई हैं इन्होंने वहाँ पे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मैंने बुलाए थे, वो भी इधर आए थे कैंप और नॉन कैंप एरिया से भी। उनके भी कुछ सुझाव डिपार्टमेंट्स ने नोट किए। इसमें मेनली रोल रहता है हॉर्टिकल्चर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का, फिशरीज़ का, फूड एंड सिविल सप्लाईज का, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, सभी डिपार्टमेंट्स, बिजली का डिपार्टमेंट हमारा, जल शक्ति डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सभी को हमने बुलाया था, जेएमसी को, ऑल डिपार्टमेंट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट। तो सभी डिपार्टमेंट्स को अपना अपना रोल बताया गया और
यही उन्होंने ये किया कि टाइमली इस बार स्टॉल्स लगेंगे और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को जो वहाँ पे डिस्प्ले पे होगा, सेल पे होगा, उसको देखा जाएगा। हमने चेकिंग स्क्वाड्स के लिए भी कहा अथॉरिटीज़ को कि वहाँ चेकिंग स्क्वाड्स रखें ताकि रेट वगैरह प्रॉपर हो, क्वालिटी प्रॉपर हो और टाइमली हो। तो लोगों के सुझाव भी नोट किए गए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार शिवरात्रि जो ग्रैंड फेस्टिविटी के साथ सेलिब्रेट होगी। पीएम पैकेज के क्वार्टर्स को लेके भी बहुत सारी बातें हुई, कुछ उनके मुद्दे भी बहुत सारे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज उनके बारे में ज़रूर ये बात करना चाहेंगे। क्वार्टर्स को लेके एक जो रेंटेड एकोमोडेशन पे कश्मीर में रह रहे हैं, जेवन में या बाकी जगह पे जितने क्वार्टर्स बन रहे हैं, वो कब तक हैंड ओवर होने के चांसेस हैं, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। कश्मीर में हमें 6000 क्वार्टर्स बनाने थे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के और 20 डिफरेंट लोकेशंस में। इसमें से हमने 3500 से ज़्यादा क्वार्टर्स जो अभी तक ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब मिल चुके हैं? नहीं, कंप्लीटेड है और रेडी है। इसमें कुछ हमने दिए, मैं उस बात पर आता हूँ। हमारी कोशिश ये है कि अप्रैल तक, अगले 2 महीने में जो अलाइड वर्क्स है, अलाइड वर्क्स में हो गया कि वहाँ पे बाउंड्री वॉल, क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है। उसमें जो लिफ्ट फैसिलिटी है, इंटरनल लेन्स ड्रेन्स का है, सेप्टिक टैंक्स का है, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी या एसटीपी है, बिजली, पानी, सड़क प्रॉपरली वहाँ पे हो और उसके साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी। अलाइड वर्क्स पर इनफैक्ट लास्ट ईयर ही हमने उसको अलाइड वर्क्स को जो है सैंक्शन के बाद शुरू किया है और इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि 3500 से ज़्यादा बन गए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय अप्रैल हम इस पोजीशन में होंगे कि जो हमने, पहली बात तो हमने बहुत सारे क्वार्टर्स अलॉट भी किए हैं, लेकिन अभी पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं। जैसे जेवन की एक मेन लोकेशन है श्रीनगर में, वहाँ इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हम अलाइड वर्क्स का वेट कर रहे हैं। अभी जस्ट बाउंड्री वॉल वहाँ पर कंप्लीट हुई, लेकिन अभी लिफ्ट फैसिलिटी है वहाँ पे, इंटरनल रोड्स वगैरह का है, जो अगले 2 महीने में हम उम्मीद कर रहे हैं विदिन 2 मंथ्स वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हम एम्प्लॉयज़ को दे देंगे। हमें पता है कि वहाँ पर एम्प्लॉय जो है रेंट भी खर्च करता है और एक डिस्टर्बेंस वहाँ पे रहने की, फिर शिफ्ट करने की, फिर प्लेस ऑफ वर्किंग पे जाने की। तो हमारी कोशिश है कि सभी एम्प्लॉयज़ को मिले, जो मेजर जो है हम अप्रैल में उम्मीद कर रहे हैं। जी, जो कुछ ऐसे केसेस हैं, जब तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि लगभग 1300 से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज, नीडी फैमिलीज हैं, पीएम पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन जनरल, जिनको नीड, क्वार्टर्स की नीड है, पेशेंट्स हैं, कुछ विडोज हैं, हमें भी बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या आपने सोचा है, क्या उनके लिए कुछ क्वार्टर्स और बने या कुछ खाली, क्योंकि लास्ट टाइम आपने दिसंबर में कुछ क्वार्टर्स दिए हैं, तो क्या ऐसा कुछ प्रावधान हो रहा है कि इन लोगों को अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि ये लोग भी बहुत सफ़र कर रहे हैं? देखिए, हम आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो कहीं खाली क्वार्टर है या भगवान ने जिसको अच्छा दिया है, अपना घर बना पाया बाहर, तो वो अपने किसी साथी के, कम्युनिटी के भाई बहन को उसको देने के लिए क्वार्टर जो है सरेंडर कर लें। ऐसे कुछ क्वार्टर हमने आइडेंटिफाई किए थे और जिनको हमने जगती में, और हमने जिनको दिया वो सारे केसेस जो है वो लेडीज़ विडोज़ थी। एक केस दिया हमने जो टर्मिनल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, सभी की सभी लेडीज़ थी। इसमें तो मैं ये कहूँगा कि जो कम्युनिटी, मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से भी कि जिनको भगवान ने अच्छा दिया है, बिल्कुल, वो कम से, अगर किसी स्टेज पे उनको क्वार्टर की ज़रूरत थी, वो रह रहे थे, लेकिन अब भगवान ने उनको अच्छा दिया है, जम्मू में रहते हैं या जम्मू से बाहर रहते हैं, एटलीस्ट अपने कम्युनिटी के किसी के लिए वो छोड़ दें, हम उसको दे देंगे। और ये पहली बार हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म में चीफ सेक्रेटरी साहब के हाथों वहाँ पर हमने सभी को वहाँ पे अलॉटमेंट ऑर्डर्स, बिल्कुल, और वहाँ पे 1000 लोगों के सामने, और आपका चैनल भी उसको लाइव कर रहा था, हजारों लोगों ने देखा। इसी तरह से जब भी हम क्वार्टर अलॉट करेंगे, हम डिजर्विंग को करेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी विडोज है या टर्मिनल पेशेंट्स हैं, और वो लोग हैं जो रिलीफ पर ही टोटली डिपेंडेंट है। जैसे आपने कहा 1300, आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो
तो 1500 कोई एप्लीकेशनें मेरे पास यहाँ पर पड़ी है। अब 1500 एप्लीकेशनें अगर मैं छांटू, मान लीजिए कुछ डुप्लीकेट भी है, तो फिर भी 1200-1300 लोगों को कम से कम ज़रूरत है क्वार्टर्स की, जो हमारे पास आते हैं। रोज़ मैं यहाँ पर पब्लिक हियरिंग करता हूँ 12 बजे, सभी जोन के साथ कनेक्टेड होता हूँ, सारे ऑफिसर्स यहाँ बैठे थे, 10-12 डेली जो आते हैं इसके लिए। और हमारी मजबूरी होती है कि हम वो आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि बहुत सारे वो कहते हैं जी लॉक है लेकिन वहाँ रहता नहीं है। अब ये उसकी कॉन्सेंस पर भी मैं छोड़ता हूँ, चलो एडमिनिस्ट्रेशन तो देखेगी, लेकिन लोगों की कॉन्सेंस पर भी मैं छोड़ूंगा कि वो भी आखिर यहाँ से क्वार्टर लेकर तो नहीं जाना किसी ने, बिल्कुल। तो उनकी कॉन्सेंस पर मैं छोड़ता हूँ कि इसमें ये करना चाहिए। सिर्फ बातों से नहीं होता, काम करके दिखा दीजिए और हम एक्नॉलेज करेंगे। और ये मैं कहूँगा कि कुछ लोगों में ये भी भ्रम था कि अगर मैंने क्वार्टर सरेंडर किया तो कहीं मेरा माइग्रेंट स्टेटस तो नहीं खत्म होगा। तो इसमें कोई माइग्रेंट स्टेटस खत्म नहीं होगा। क्वार्टर रखने से कोई माइग्रेंट स्टेटस ना रहेगा तो ना ही खत्म होगा। जो माइग्रेंट स्टेटस है वो तो है ही है, तो माइग्रेंट क्वार्टर के साथ उसके कोई लिंकेज नहीं। दूसरा, मैंने जगती में भी ये बात कही थी और यहाँ भी आपके माध्यम से कहता हूँ कि कुछ लोग अगर आपको गुमराह करेंगे कि हम आपको क्वार्टर दिलवाएंगे, क्योंकि ये मैं इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, हमने इसमें कुछ फॉर्मल कंप्लेंट्स भी है की है। कुछ लोग कहीं गुमराह न करें आपको कि मैं क्वार्टर दिलवा दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के जांच में ना आए, चुपचाप वो कंप्लेंट हमारे पास या पुलिस के पास, जहाँ भी आपको ठीक लगता है आप कंप्लेंट कर दीजिए। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मैं हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है और इसे हमने एक कैंपेन की तरह स्टार्ट किया था वितस्ता हेराल्ड पे ही, जब हमने ये कहा था कि जिनके पास क्वार्टर्स है वो छोड़ क्यों नहीं रहे। और उस दौरान हमारे पास सर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कॉल्स आई जिन्होंने बोला कि हम विद प्रूफ देंगे कि एक इंसान है जिसके 3-3 मकान है और वो भी क्वार्टर को छोड़ नहीं रहा है। ऐसी भी चीज़ें हैं। बहरहाल तो उसमें तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि वही मैंने कहा कि जो ऐसे सामने आएंगे हम तो अप्रिशिएट करेंगे। पहली बात कि अगर कोई खुद आएगा और कहेगा जी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो हम एक्नॉलेज करेंगे ऐसे लोगों। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी नेक्स्ट इन क्यू है, जो भी लाइन में लगा है, गरीब है, बिल्कुल, तो उसको दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्हें भी दुआएं मिलेंगी। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब मेजर प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके यहाँ, क्या इनके अलावा जो कंस्ट्रक्शन हो गया, पानी हो गया, इसके अलावा कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स आप ला रहे हैं? पहली बात तो यहाँ पे एक ये इशू था कि अगर मैं माइग्रेंट कैंप्स कश्मीर के या जम्मू सॉरी जो ट्रांजिट एकोमोडेशंस कश्मीर में है या जम्मू के माइग्रेंट कैंप्स की अगर मैं बात करूं, तो इनमें जो सर्विसेज प्रोवाइड होती थी, तो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के बजट से और कोई डिपार्टमेंट्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करती थी। जी जी। लास्ट ईयर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू हुए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को हिदायत की है। इसमें पिछले जनवरी में, जनवरी 25 में ना सिर्फ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बल्कि जल शक्ति डिपार्टमेंट भी, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी, कश्मीर भी और जम्मू भी, जेएमसी थ्रू हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फ्लोरिकल्चर गार्डन पार्क्स डिपार्टमेंट, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जकेडा, हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनफैक्ट एजुकेशन को भी फोल्ड में लाया जा रहा है, सभी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो अपने अपने जो बजट में प्रोविजन करेंगे माइग्रेंट कैंप्स में, और इसमें एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर कम से कम एक्सियन लेवल का, वो कोऑर्डिनेट करता है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें मैं रेगुलर मीटिंग्स लेता हूँ उनके साथ अपने डिपार्टमेंट के वर्क्स को लेके। अभी तक वो जो कोऑर्डिनेशन थी वो थोड़ा मिसिंग थी उस हिसाब से। तो अब इन गवर्नमेंट ऑर्डर्स के बाद हमने इसको एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज किया, डिपार्टमेंट्स के बजट में ये करवा दिया इनको कि अगले बजट में ये डिपार्टमेंट के जितने भी काम हैं उनको अपने अपने बजट में रिफ्लेक्ट कर लेंगे, और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको सुपरवाइज करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी सारी चीज़ों को। इसमें जो
जहाँ तक आपने नए प्रोजेक्ट्स की बात की है, जैसे हमने जगती में एक मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल बन रहा है लगभग जी 6.5 करोड़ का। जी उस पैटर्न पर भी हमने कुछ काम जो है कमिंग फाइनेंशियल ईयर में प्रपोज किए हैं और उम्मीद है मुझे कि हम उसमें भी अप्रूवल ले पाएंगे। जैसे नगरोटा में रिक्वायरमेंट थी कम्युनिटी हॉल की, मुट्ठी के लिए हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का किया है, पुरखू में किया है, जगती में भी हम जो वर्किंग शेड्स वगैरह जो है वहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह के लिए उसके लिए भी प्रपोजल किया है। जो स्कूल्स हैं, माइग्रेंट स्कूल्स हैं, उनकी रिपेयर रिनोवेशन के लिए वहाँ पर कोई जैसे जगती में रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन हॉल की नहीं। जी 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 बिल्कुल। तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम प्रपोज कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट उसमें जी इनको हम इंकॉर्पोरेट कर पाएंगे। जी एक और बात रहती थी कि हमेशा ये बोलते थे कि स्ट्रीट लाइट्स का इशू रहता था, स्ट्रीट लाइट्स वो मुझे लगता है कि स्ट्रीट लाइट्स भी इंस्टॉल हो चुकी हैं, उसके बारे में। स्ट्रीट लाइट्स जो है जगती में ऑलरेडी 150 लाइट्स हमने की थी, दिसंबर तक वहाँ सैंक्शन की थी डिफरेंट लोकेशंस पे, जिसमें अभी जैसे जगती हॉस्पिटल ही है वहाँ 6-7 लाइट्स हमने की है। इसके अलावा भी जब चीफ सेक्रेटरी साहब का दौरा वहाँ हुआ 13 दिसंबर को, तो उन्होंने डायरेक्शन दी और जेकेडा ने 150 और लाइट्स आइडेंटिफाई की, जहाँ हम और लोकेशंस, क्योंकि वहाँ पे जो रेजिडेंट्स है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखे हमने ये किया कि वहाँ पे हर लोकेशन पे और वो जो है लोगों की कंसल्टेशन के कैंप कमांडेंट के ज़रिए हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पर 150 लाइट्स और लगवा देंगे। जी जी। आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में सारे, इस इंटरव्यू में जितने भी आपके मन में सवाल थे वो सब पूछे गए, और अगर आपको लगता है कुछ और भी सवाल होंगे ज़रूर बताइएगा। आखिर में ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि एज पर्सनली सर मैंने एक नोटिस किया है कि जगती में 22 लेन में 22 प्रेसिडेंट है, और मुझे उम्मीद है उसके लिए भी, क्योंकि मैंने अभी एक खबर देखी थी कि उसके लिए भी कुछ आप ऐसा प्रावधान कर रहे हैं ताकि इलेक्शन का एक प्रोसेस हो जहां कुछ लोग चुने जाएं और उनसे ही आगे की बातचीत, कुछ ऐसा क्या है उसके बारे में डिटेल? देखिए हमारा ये रहता है, जैसे मैंने कहा कि आज हमारी शिवरात्रि की मीटिंग थी, शिवरात्रि अरेंजमेंट्स लेकर सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे। मैं भी चाहूँगा कि कहीं से अगर हम बुलाते हैं जगती ए, जगती बी, जगती सी से, तो 1 या 2 बंदे जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हो, उनसे बात करें, क्योंकि जब भी हम वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे लोग आज सामने आते हैं। जी जी। तो उनकी बात रखने के लिए 1-2 बंदा जो सामने आए, बिल्कुल। और ये इसमें मैं ये कहूँगा कि ये हमने नहीं चुनना है, लोगों ने वहाँ पर खुद चुनना है, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं इसमें। वो बात हमने कही, और हमारे जो वहाँ पे जगती में हर बुधवार को डी साहब जाते हैं, उनको भी मैंने कहा है कि आप लोगों को वहाँ पर फैसिलिटेट कर लीजिए, एक मैकेनिज्म ऐसा डेवलप हो कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे चुने, कि जो डेवलपमेंट के इश्यूज जो हमारे होते हैं, कई जैसे हमारी मीटिंग्स होती है यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, हम कामों का जायजा लें, काम आइडेंटिफाई कर लें, वो एक सॉर्ट ऑफ ब्रिज हो बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड पब्लिक वहाँ पे। क्योंकि जब हम जाते हैं वहाँ 400 लोगों से एट ए टाइम, चलो वो तो हम अवेयरनेस वहाँ पर करते हैं या लोगों से जनरल बात पूछते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कोई एक बंदा हो, 2 बंदे हो, जितने भी हो जो लोग चुने, जी जी, ताकि उनसे एक बात हो डायरेक्ट, हम उनसे कोई भी वहाँ पर मसला हो तो हम उनसे वहाँ पर पूछें क्या इशू है वहाँ पर, कैसे उसको रिजॉल्व किया, उनके सजेशन देते। तो ये मैं लोगों पर ही छोड़ता हूँ, वो वहाँ पे हम फैसिलिटेट ज़रूर करेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे जैसे लोग चाहते हैं। तो एक आइडिया हमने दिया है, तो हम चाहते हैं इस पर जल्दी काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की जो वार्तालाप रहा है कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और इसमें मुझे सारे सवाल जो थे, जो आपके सवाल हमारे पास आए थे, वो हमने ज़रूर इनसे पूछे, और सर आपने सभी का जवाब दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टाइम दिया, समय दिया हमें। थैंक यू सो मच। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्ष डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए वितस्ता हेराल्ड।